में पालन करें। 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक पल्लव सुदूर दक्षिण में प्रमुख शक्ति थे। प्रशासन में पल्लवों की उपलब्धियां। केंद्र सरकार। पल्लवों के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा प्रशासन के केंद्र में था, जिसमें उसे योग्य मंत्रियों, रहस्याधिदास द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। वह न्याय का स्रोत था। उसने देवदान के नाम से जाने जाने वाले मंदिरों और ब्रह्मदेव के नाम से जाने जाने वाले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान प्रदान किया। भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पल्लव राजाओं ने कई सिंचाई टैंक खुदवाए थे। महेंद्रवाड़ी और मामनदूर में सिंचाई टैंक महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में खुदवाए गए थे। वहीं नागरिक और सैन्य अधिकारियों का एक नियमित पदानुक्रम था। सैन्य प्रशासन। पल्लवों ने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना बनाए रखी। सेना में मुख्य रूप से पैदल सैनिक और घुड़सवार सेना के साथ हाथियों का एक छोटा दल शामिल था। रथ अब लगभग चलन से बाहर हो चुके थे और वैसे भी पहाड़ी इलाकों में अप्रभावी थे, जहां ज्यादातर लड़ाई होती थी। सेना के अधिकारियों को नागरिक प्रशासन में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आमतौर पर नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच स्पष्ट अंतर था। प्रांतीय प्रशासन। पल्लव राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका शासन शाही परिवार के राजकुमारों या कुलीन परिवारों के वंशजों द्वारा किया जाता था। अन्य छोटे विभाग कोट्टम और नाडु थे, जिनका प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। स्थानीय प्रशासन। पल्लव शिलालेखों से ग्राम सभाओं और उनकी समितियों पर बहुत प्रकाश पड़ता है। वे सभी ग्राम भूमि का रिकॉर्ड रखते थे, स्थानीय मामलों की देखभाल करते थे और मंदिरों, उद्यानों, सार्वजनिक स्नान घरों, तालाबों आदि का प्रबंधन करते थे। सभा न्यायिक कार्य भी करती थी और सार्वजनिक बंदोबस्ती के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती थी। सिंचाई और भूमि सर्वेक्षण की एक कुशल प्रणाली थी। गांव की सीमाओं को ठीक से चिन्हित किया गया था और राजस्व उद्देश्यों के साथ साथ विद्वान ब्राह्मणों को अनुदान देने के लिए कृषि योग्य और प्रतिभूमि का पूरा विवरण एकत्र किया गया था। राज्य प्रशासन। कर प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी पल्लव अभिलेखों से भी मिलती है। भूमि कर सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। कराधान विस्तृत था और एक संदर्भ है कि राजा ने गांव के लोगों से 18 प्रकार के बकाया का दावा किया था। ब्रह्मदेव और देवदान भूमि को कर से मुक्त रखा गया था। बढ़ई, सुनार, धोबी, तेली और बुनकर जैसे व्यापारी और कारीगर सरकार को कर देते थे। कई अन्य प्रकार के कर लगाए गए, जैसे विवाह पर शुल्क, स्टॉल, दुकानों पर शुल्क, दलाली शुल्क आदि। इस प्रकार लोगों के संसाधनों का पूरी तरह से दोहन किया गया था और प्रशासन के हितों में उनका दोहन किया गया, जो अच्छी तरह से संगठित था। कला में पल्लवों की उपलब्धियां। मंदिर। पल्लव कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। यह मंदिर निर्माण का एक महान युग था। पल्लवों ने चट्टानों से मंदिर खोदने की कला शुरू की। वास्तव में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पल्लव शासन के साथ शुरू हुई। यह गुफा मंदिरों से शुरू होकर अखंड रथों तक एक क्रमिक विकास था और संरचनात्मक मंदिर में परिणत हुआ। पल्लवों के अधीन मंदिर वास्तुकला का विकास 4 चरणों में देखा जा सकता है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों की शुरुआत की। पल्लव मंदिरों की यह शैली मंडागट्टूर, महेंद्रवाड़ी, मामनदूर, दलवानूर, तिरुचिरापल्ली, वल्लम, तिरुकल्लुकुनरम जैसे स्थानों पर देखी जाती है। पल्लव वास्तुकला का दूसरा चरण मामल्लपुरम में पाए गए अखंड रथों और मंडपों द्वारा दर्शाया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इन अद्भुत स्थापत्य स्मारकों का श्रेय लिया। 5 रथ, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंच पांडव रथ कहा जाता है, मंदिर वास्तुकला की 5 विभिन्न शैलियों का प्रतीक है। मंडपों का दीवारों पर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय मंडप महिषासुरमर्दिनी मंडप, तिरुमूर्ति मंडपम और वराह मंडपम है। अगले चरण में राज सिंह ने संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत की। इन मंदिरों का निर्माण नरम रेतीली चट्टानों का उपयोग करके किया गया था। कांची में कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम में सौर मंदिर पल्लवों की शुरुआती संरचनात्मक मंदिरों के बेहतरीन उदाहरण है। कांची में कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कला का सबसे बड़ा वास्तुशिल्प मास्टरपीस है। पल्लव कला के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व बाद के पल्लवों द्वारा निर्मित संरचनात्मक मंदिरों द्वारा भी किया जाता है। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर वास्तुकला के इसी चरण से संबंधित है। मूर्तियां।
पल्लवों ने मूर्तिकला के विकास में भी योगदान दिया था। मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्तियों के अलावा मामल्लपुरम में ओपन आर्ट गैलरी इस अवधि की मूर्तिकला सुंदरता और को दर्शाती है। यह एक महत्वपूर्ण स्मारक बनी हुई है। गंगा का अवतरण या अर्जुन की तपस्या को पत्थर में एक भित्ति निर्मित पेंटिंग कहा जाता है। इन मूर्तियों के सूक्ष्म विवरण और विषय जैसे कि चुनने वाले बंदर, विशाल आकार के हाथी और खड़ी तपस्वी बिल्ली की आकृतियां मूर्तिकार की प्रतिभा का प्रमाण है। ललित कला पल्लवों ने संरक्षण में संगीत, नृत्य और चित्रकला का भी विकास हुआ था। मामंदूर शिलालेख में गायन संगीत की स्वरों पर एक टिप्पणी है। कुडुमियन मलाई शिलालेख में संगीत के स्वरों और वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। अलवर और नैनार में अपने भजनों की रचना विभिन्न संगीत स्वरों में की थी। इस अवधि के दौरान नृत्य और नाटक का भी विकास हुआ। इस अवधि की मूर्तियों में कई नृत्य मुद्राएं दिखाई गई हैं। शीतनवासल पेंटिंग इसी अवधि की है। दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान संकलित की गई थी, जिसकी उपाधि चित्रकरापुली थी। Okay, that's great. Next question, what is this? दक्षिण भारतीय कला में पल्लवों का योगदान पर चर्चा कीजिए। मैंने कर लिया। प्रारंभिक दक्षिण भारतीय मंदिर की स्थापत्य शैली में क्षेत्रीय विविधताओं को उजागर करें। भाई उजागर करें। Bring out the religion variations in प्रारंभिक दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियों में क्षेत्रीय विविधताएं थी, जिन्हें पल्लव, चोल पल्लव मंदिर वास्तुकला में देखा जा सकता है। पल्लव मंदिर वास्तुकला पल्लव राजा विशेष रूप से महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और राचिंग कला के महान संरक्षक थे। पल्लव काल की वास्तुकला के अवशेष ज्यादातर मामल्लपुरम और कांचीपुरम में पाए जाते हैं। गुफा मंदिर, अखंड मंदिर, संरचनात्मक मंदिर, सरल गुफा मंदिर पल्लव गुफा मंदिर छोटे और कम जटिल योजना वाले हैं। अपेक्षाकृत सादे गुफाओं का प्रतिनिधित्व मंडगप्पट्टू में लक्षितायन मंदिर, तिरुचिरापल्ली में ललिताकुरा गुफा और मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में कुछ गुफाओं द्वारा किया जाता है। अधिकांश इनका निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के समय हुआ था। इन गुफाओं में विशाल स्तंभ नीचे और ऊपर से वर्गाकार हैं तथा बीच में अष्टकोणीय आकार में बने हुए हैं। स्तंभ पतले हैं तथा स्तंभ के शीर्ष पर सिंह जैसी आकृति का प्रयोग किया गया है। गुफा का अग्रभाग सामान्यतः सादा है तथा द्वारपाल सामान्यतः दोनों छोरों को चिन्हित करते हैं। गर्भगृह में शिव, विष्णु या ब्रह्मा की लिंग या प्रतिमाएं स्थापित है। कुछ उभरी हुई नक्काशी उदाहरण के लिए तिरुचिरापल्ली गुफाओं में शिव द्वारा गंगा को अपने सिर पर धारण करने का दृश्य असाधारण रूप से उत्कृष्ट है। मामल्लपुरम की गुफा मंदिर अधिक विस्तृत गुफाएं मुख्यतः नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्लपुरम में स्थित है। इन गुफाओं में संभवतः तुलनात्मक रूप से पतले हैं। उनके शाफ्ट बहुआयामी हैं, कभी कभार नालीदार या गोल होते हैं, जिनके आधार पर गद्देदार शीर्ष और बैठे हुए सिंह होते हैं। मामल्लापुरम में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में उभरी हुई नक्काशी में कई आकर्षक पौराणिक दृश्य हैं। इनमें विष्णु द्वारा पृथ्वी को बचाना, विष्णु द्वारा 3 कदम चलना, गजलक्ष्मी और दुर्गा आदि दुर्गा गुफा में महिषासुरमर्दिनी और पंच पांडव गुफा में गोवर्धन पर्वत को उठाते कृष्ण शामिल है। मुख्य आकृतियां पतली, नाजुक और सुंदर हैं। उनके सिर के वस्त्र और मुकुट बिल्कुल सादे हैं। वे बहुत कम और कोई आभूषण नहीं पहनते हैं। अखंड मंदिर मामल्लपुरम में वास्तुकला के अवशेष का यह समूह है। 9 चट्टान से काटे गए अखंड मंदिर हैं, जिनमें से 5 एक साथ समूहबद्ध हैं। 5 रथों को धर्मराज, भीम, द्रौपदी, अर्जुन और सहदेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बहुत अलग-अलग वास्तुकला विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। अर्जुन और सहदेव रथ अधूरे हैं। धर्मराज रथ की योजना चौकोर है। इसमें खुले बरामदे और एक सीढ़ीदार पिरामिड नुमा टावर है। इसके स्तंभ सॉफ्ट बैठे हुए शेर द्वारा समर्थित हैं। भीम रथ का आकार लंबा होता है तथा इसकी छत बैरल वोल्टेड होती है। द्रौपदी रथ एक
बहुत छोटी वर्गाकार संरचना है जिसकी छत वक्रीय है तथा इसका आकार झोपड़ी की फूस की छत जैसा है। मामल्लपुरम मंदिरों की बाहरी दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजी हुई है। संरचनात्मक मंदिर राज सिंह के शासन काल के दौरान मंदिर निर्माण की रोकड़ तकनीक को पत्थरों से निर्मित संरचनात्मक मंदिरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह मंदिर वास्तुकला के विकास में पहला चरण और स्वतंत्र मंदिरों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। गर्भगृह, पिरामिड, शिखर और सभा भवन महत्वपूर्ण भाग है। मुख्य मंदिर है तट मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। मंदिर छोटी संरचनाएं थी और पहले के मंदिरों का प्रोटोटाइप थी। उनमें कोई नवीनता मूल्य नहीं दिखता। मंदिर राजधानियों के अधिक विकास को दर्शाते हैं। मामल्लपुरम के तट पर दो शिखर हैं जो सीढ़ीनुमा और पतले हैं। कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर एक आयताकार परिसर है जिसमें एक मुख्य मंदिर और 50 से अधिक सहायक मंदिर हैं। शिखर विशिष्ट दक्षिण शैली में है और परिसर के दीवारों पर गोपुरम है। यह मंदिर पल्लव काल की किसी भी अन्य संरचना की तुलना में मूर्तियों से अधिक अलंकृत है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। चोल मंदिर वास्तुकला जबकि पल्लव मंदिर ज्यादातर कांचीपुरम और उसके आसपास स्थित थे, चोल मंदिर दक्षिण में तंजौर के आसपास केंद्रित हैं। वे पहले के पल्लव मंदिरों से कोई सरल या सीधा विकास नहीं दिखाते हैं और वास्तव में कुछ नई विशेषताओं को दर्शाते हैं। प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व नर्तमलाई के शिव मंदिर द्वारा किया जाता है। इसमें एक विमान है जो एक अर्धमंडप से जुड़ा हुआ है जिसमें 3 स्तंभों को 2 पंक्तियां हैं। मुख्य मंदिर 6 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है जिन्हें परिवारालय कहा जाता है। बाहरी दीवारों पर अपेक्षाकृत कम मूर्तिकला अलंकरण है, लेकिन पश्चिमी प्रवेश द्वारों के दोनों ओर 2 द्वारपाल बने हुए हैं। दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिरों द्वारा किया जाता है। इस चरण में विमान और अर्धमंडप के बीच एक अंतराल जोड़ा गया। बाहरी दीवार पर देवी देवताओं, रामायण सहित पौराणिक दृश्यों का चित्र अंकित है। मंदिर के बाहरी आधार पर बनी चित्रवल्लरी में उल्टे कमल, शेर और हाथी की कलाकृतियां बनी हुई हैं। अगले चरण में चोल मंदिर वास्तुकला की पराकाष्ठा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर द्वारा दर्शाई गई है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लगभग 60 फीट ऊंचे विमान और विशाल पिरामिड नुमा शिखर के साथ यह शिव मंदिर अपने युग की सबसे बड़ी और भव्य संरचनाओं में से एक था जिसमें कुछ नई स्थापत्य कला पर विशेषताएं प्रदर्शित होती थी। मुख्य मंदिर में एक स्तंभ युक्त बरामदा, एक स्तंभ युक्त मुख्य मंडप और अर्धमंडप, एक अंतराल और गर्भगृह है। बाहरी दीवारों का अलंकरण पहले के मंदिरों की तुलना में बहुत अधिक है। मंदिर के सामने एक ही पत्थर से बना लगभग 6 मीटर लंबा नंदी बैल है जिसे बाद में एक मंडप में रखा गया। मंदिर एक विशाल आयताकार घेरे के भीतर खड़ा है। मुख्य पूर्ण पूर्व में 2 भव्य मंदिर प्रवेश द्वार गोपुर हैं जिनमें से निचला हिस्सा पत्थर से बना है जबकि ऊपरी मंजिल ईंटों से बनी है। गोपुरों पर उकेरी गई आकृतियां पहले के मंदिरों की तुलना में अधिक भारी और अलंकृत है। चोल मंदिर वास्तुकला का अंतिम चरण 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। इस अवधि के दौरान गोपुर विमान से अधिक प्रभावशाली हो गए। चिदम्बरम के शिव मंदिर में यह स्पष्ट है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर पहिए और घोड़े लगाए गए ताकि इसे रथ का रूप दिया जा सके। पांड्या मंदिर वास्तुकला पांड्या वास्तुकला में चट्टान से काटे गए और संरचनात्मक मंदिर दोनों शामिल हैं। प्रारंभिक चट्टान से काटे गए मंदिरों में अखंड विमान है। संरचनात्मक मंदिर छोटे पत्थर के मंदिर हैं और उनमें बड़े मंदिरों की सभी विशेषताएं हैं जैसे कि विमान, मंडप और शिखर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में छोटे मंदिरों के समूह देखे जा सकते हैं। शिव मंदिरों में महामंडप के सामने एक नदी है। बाद के पांड्य शासकों के काल में सुंदर नक्काशीदार मूर्तियों वाले सुंदर विमानों और मंदिरों के गोपुरम का विकास हुआ। मंदिर के आयताकार प्रवेश द्वार या द्वार को गोपुरम कहा जाता है। प्रवेश द्वार के ऊपर का हिस्सा पिरामिड नुमा है। धीरे धीरे गोपुरम को शिखरों से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। शिखर जहाँ ऊंचे और ज्यादा भव्य थे वहीं शिखरों की ऊंचाई कम होती है। भव्य सजावट वाले बड़े अनुपात वाले ऊंचे गोपुरम बाद के राजवंशों द्वारा बनाए गए। विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं के एक अद्वितीय कला केंद्र के रूप में एलोरा का मूल्यांकन करें।
ایلورا کی گفائیں 34 مٹھ اور مندر ہیں جو اونچی بیسال چٹان کی دیوار میں ایک دوسرے کے بغل میں کھودے گئے، جن میں 600 سے 1000 عیسوی کے اسمارکوں کا نرباد کرم پراچین بھارت کی سبھیتا کو جیونت کر دیتا ہے۔ ایلورا پریسر نہ کیول ایک ادویتیہ کلاتمک سرجن اور تکنیک اپلبدھی ہے بلکہ بودھ دھرم، برہمن واد اور جین دھرم کو سمرپت اس کے ابھیارنیوں کے ساتھ یہ سہشنوتا کی بھاونا کو درشاتا ہے جو پراچین بھارت کی وشیشتا تھی۔ اس میں 17 ہندو گفائیں، 12 بودھ گفائیں، 5 جین گفائیں ہیں جو نکٹورتی چھیتروں میں بنی ہیں۔ ہندو، بودھ، جین گفاؤں میں بھی الگ الگ سمپردایوں کا پرتنیدھتو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سبھی باتیں ایلورا کو وبھن سانسکرتک دھاراؤں کے ایک ادویتیہ کلا کیندر کے روپ میں درشاتی ہیں۔ برہمن گفائیں ایلورا راشٹرکوٹوں کے سنرکشن میں اتکھنت شاندار کیلاش ناتھ مندر کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیلاش ناتھ مندر اپ مہادویپ میں چٹان کاٹ کر بنائے گئے مندر واستو کلا کا سب سے اونچا بندو ہے۔ اس کی وشیشتائیں نمنلکھت ہیں۔ مندر واستو میں ایک پریسر ہے جس میں نچلی اور اوپری منزلوں والا ایک مکھیہ مندر، ایک نندی منڈپ، سہایک مندر، دیوار، پرویش دوار اور مٹھ شامل ہیں۔ مندر کی اوپری سرچنا دراوڑ شیلی سے میل کھاتی ہے۔ مندر پریسر کی لگ بھگ سبھی سطحیں بولڈ، ناٹکی اور اسادھارن روپ سے بڑیا مورتیوں سے سمردھ روپ سے النکرت ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر شیو ہیں لیکن وشنو کے چترن بھی ہیں۔ دراصل پرویش دوار کے بائیں اور کی مورتیاں زیادہ تر شیو ہیں جبکہ دائیں اور کی مورتیاں زیادہ تر ویشنو ہیں۔ دیوار پر بنی مورتیوں میں شیو پاروتی، کیلاش پروت کو ہلاتے ہوئے راون، درگا، سپت ماترکائیں، گنیش اور دیوی گنگا، یمنا اور سرسوتی کی مورتیاں شامل ہیں۔ بودھ گفائیں ایلورا کی گفائیں پشچم بھارت میں بودھ گفا واستوکلا کے انتم چرن کا پرتنیدھتو کرتی ہیں۔ ان کی واستوکلا اور مورتی کلا میں پچھلی شتابدیوں ادھارن اجنتا باغ کنہیری کے ساتھ کچھ نرنترتائیں دکھائی دیتی ہیں لیکن کچھ بدلاؤ بھی ہیں۔ ان میں پارشو مندروں کے آکار میں وردی اور پتھر کے بینچوں کی دوہری پنکتی شامل ہے۔ انیہ وششٹ وشیشتائیں مورتی کلا کا بڑا آکار اور سمردھی ہیں۔ ایلورا کی بودھ گفاؤں کے مورتی کلا کاریہ کرم میں بدھ اور بودھی ستو کی شرنکھلائیں شامل ہیں۔ 8 بودھی ستووں کے سموہ کو کبھی کبھی ایک منڈل سرچنا میں ایک ساتھ ویوستھت کیا جاتا ہے۔ جین گفائیں ایلورا کی 5 گفاؤں کے انتم سموہ جین سموہ کی سب سے دلچسپ ہیں۔ اندر سبھا، دیوتاؤں کے راجا اندر کا سبھا ککش اور جگناتھ سبھا، برہمنڈ کے سوامی کا سبھا ککش۔ اندر سبھا ایک 2 منزلہ مندر ہے جو 200 فٹ سے ادھک گہرائی تک چٹان میں کاٹا گیا ہے اور اس میں چٹان سے بنے دوار سے پرویش کیا جاتا ہے جو ایک چوکور پرانگن میں جاتا ہے۔ دائیں اور ایک ہاتھی کی بھویہ مورتی ہے۔ جگناتھ سبھا کی یوجنا اندر سبھا کے سمان ہے لیکن یہ چھوٹی ہے۔ مندر چھوٹا ہے، ایک اچھی طرح سے آنوپاتک تورن محرابوں کے ساتھ ایک پورو ککشا ہے اور اس کے بھیتر ایک بیٹھے مہاویر ہیں۔ دیواروں کو آکرتی پورن مورتیوں کے لیے پیچھے کی اور رکھا گیا ہے اور ستمبوں کو سب سے اچھی جین پرمپراؤں میں سمردھ روپ سے اکیرا گیا ہے جس میں 24 جین تیرتھنکروں کی چھویاں شامل ہیں۔ ہال کے پرتیک چھور پر مہاویر کی ایک مورتی والا ایک بڑا مندر ہے۔ یہ مندر سمبھوتः جین سموہ کا سب سے پرانا مندر ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر جس میں جین گفائیں کھودی گئی ہیں، پارشوناتھ کی ایک چٹان سے بنی مورتی ہے۔ یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ 500 سے 750 عیسوی کے دوران بھارتی اتہاس کی شکتی اور اتساہ وندھیہ کے دکشن میں تھا۔ اتہاس کسی ایک کی استھائی سمپتی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کسی بھی سمے موجودہ سنستھاؤں کو طاقت اور اتساہ پردان کرتے ہیں۔ بھارتیہ اتہاس میں ایسے دُرلبھ اداہرن ہیں جب دکشن کیندر میں رہا ہو اور اتر پرشٹھ بھومی میں چلا گیا ہو، لیکن 500 سے 750 عیسوی کے بیچ کا کال کچھ حد تک ایسی استھتی کا ثبوت ہے۔ دکشن نہ کیول مضبوط اور گتیودھیوں سے بھرا ہوا ابھرا بلکہ کچھ چھیتروں میں اس نے
उत्तर को प्रभावित भी किया। राजनीतिक परिदृश्य: उत्तर में गुटों के पतन के बाद मंदी देखी जा रही थी, जबकि दक्षिण में पल्लवों और चालुक्यों के शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और सुदृढ़ीकरण देखा गया। बाद के गुप्त वंश, खासकर स्कंदगुप्त के बाद, अव्यवस्था में थे। पुष्यभूति, वाकाटक, मोखरी आदि जैसे आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी लंबे समय तक मजबूत शक्तिशाली शासक नहीं दे सका। हालांकि पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन पर गर्व किया जा सकता है, जिन्होंने अपने साम्राज्य के तहत उत्तर भारत में एक बड़े हिस्से के रूप में विजय प्राप्त की और कुशल प्रशासन भी प्रदान किया। लेकिन जब उन्होंने विंध्य से आगे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्हें नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। इससे विंध्य से परे मौजूद शक्ति का प्रमाण मिलता है और यह कि उत्तर के लिए दक्षिण को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य था। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के एक अन्य राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था, जिससे यह पता चलता है कि दक्षिण में चालुक्य अकेली शक्ति नहीं थे और अन्य शक्तियां भी उभर रही थी। और हालांकि ये अक्सर आपस में लड़ते थे, मुख्यतः तुंगभद्रा दोआब के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को इतना कमजोर नहीं बनाया कि विंध्य के उत्तर से कोई शासक आकर उन्हें अपने अधीन कर सके, और न ही उत्तर में ऐसा कोई शक्तिशाली शासक या राजवंश था जो ऐसा करने में सक्षम हो। प्रशासनिक परिदृश्य: विंध्य के उत्तर में गुप्तों की कुशल प्रशासन व्यवस्था काफी हद तक असमंजस की स्थिति में थी और हर्ष केवल अंधकारमय परिदृश्य में प्रकाश की किरण के रूप में आ रहा था। दक्षिणी राज्य ने सेना, नागरिक प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्थानीय प्रशासन पर ध्यान देते हुए एक सशक्त प्रशासन का आयोजन किया था। यहीं पर सभानगरम ऊर के रूप में एक जिम्मेदार और कुशल स्थानीय सरकार की नींव रखी गई थी। मंडल, कोट्टम नाडु जैसे प्रशासनिक प्रभागों की सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। राजा शक्तिशाली वंशानुगत थे और उन्होंने महाराजाधिराज, धर्मराज आदि उपाधियां धारण की थी। उन्होंने मंत्रियों, जासूसों, सीमा शुल्क अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों और गांव के मुखियाओं, ग्राम भोजक आदि के साथ शासन किया। उन्होंने घुड़सवार सेना पर जोर देते हुए शक्तिशाली सेना बनाए रखी और इसका उपयोग समुद्री व्यापार जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य: दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए समुद्री मार्ग से होने वाले जोरदार व्यापार और वाणिज्य ने दक्षिण को समृद्ध बना दिया था। दक्षिण में मसालों की बहुत मांग थी और ताम्रलिप्ति, अरीकमेडु, मसूलीपट्टनम, मुजीरिस आदि जैसे कई समृद्ध बंदरगाह विकसित हुए थे, जबकि उत्तर भारत गुप्त काल के बाद व्यापार में गिरावट का सामना कर रहा था। इस अवधि के दौरान उत्तर में प्रोटो सामंती अर्थव्यवस्था के उदय के साथ भूमि का वितरण किया गया और किसान भी घट रहे थे। दक्षिण की समृद्धि बड़ी संख्या में निर्मित मंदिरों और दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों के विवरण से स्पष्ट है। सामाजिक रूप से भी हालांकि दक्षिण ने आर्य रीति रिवाजों के तत्वों को उधार लिया था, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें बहुत बदलाव किया गया था। इस प्रकार उत्तर के 4 प्रमुख वर्णों के बजाय दक्षिण में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण को 2 व्यापक श्रेणियां थी। ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का विकास हो रहा था और मठ, विहार, घाटिकाएं प्रमुख भूमिका निभाती थी। एक और महत्वपूर्ण भूमिका मंदिरों की थी, जो महान धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और यहाँ तक कि राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरे और कई लोगों को रोजगार दिया और यहाँ तक कि बैंकर के रूप में भी काम किया। सामाजिक जीवन में यह जीवंतता समय में उस समय कुछ हद तक कम थी, जब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, सती प्रथा उभरी, जाति का प्रसार हुआ, लोगों में अंधविश्वास की जड़ें गहरी हो गई। ह्वेनसांग का कहना है कि हर्ष के साम्राज्य में रहने के दौरान 3 बार उसे लूटा गया था। बौद्ध धर्म के पतन के कारण मठ कम होते जा रहे थे और इसका असर शिक्षा पर पड़ा। धार्मिक परिदृश्य: यह एक और क्षेत्र है जहां दक्षिण ने उत्तर को प्रभावित किया। हर्ष के प्रयासों के बावजूद उत्तर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म कम होते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने धर्म से इस कमी को पूरा किया। दक्षिण ने अपने भगवतीवाद के एक बेहतर संस्करण के द्वारा इसे अलवर और नैनार संतों द्वारा विष्णु वैष्णववाद और शैववाद की पूजा में बदल डाला। पल्लव, चालुक्य, अन्य राजवंश द्वारा प्रोत्साहित दक्षिण में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे पूर्ण भक्ति आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। दक्षिण में इस अवधि में बनाए गए मंदिरों की संख्या और हर दिन के दैनिक जीवन में उनका महत्व एक जोरदार धार्मिक जीवन की गवाही देता है। कला, वास्तुकला और साहित्य: जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पल्लवों के दिन शोर मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, सात पेगोड़ा, बैकुंठ पेरुमल मंदिर
جیسے مندروں اور بادامی اور ایہول چالو کے ادھین کے وشنو مندروں کی سنکھیا واستو کلا کے استر کو درشاتی ہے۔ دراوڑ اور ویسر واستو کلا شیلی میں نیو رکھی گئی تھی۔ مورتی کلا کی کلا بھی ایک اونچائی پر پہنچ گئی۔ کانچی اور بادامی مہان کلا اور ساہتیہ کے کیندروں کے روپ میں ابھرے۔ ساہتیہ میں دکشن میں بھاوی، دنڈی، ماتر دنڈ، روی کیرتی، دگنینا جیسے ودوانوں کے کاریہ ہیں۔ پلو راجا مہیندر ورمن سوئم مہان ودوان مت ولاس پرہسن۔ اجنتا کی کچھ گفا چترکلا اس سمے کی ہے۔ ہیون سانگ نے اس اودھی میں کئی استھاپت وہار اور راج تنتر بھی پائے۔ ان سبھی پہلوؤں کے باوجود یہ بالکل اسپشٹ ہے کہ اس اودھی 500 سے 750 عیسوی میں بھارتی اتہاس کی طاقت اور اتساہ وندھیہ کے دکشن میں تھا۔ پرارمبک مدھیہ کالین بھارت میں شکشا کے پرچار پرسار میں اگرہاروں دوارا نبھائی گئی بھومکا کا پریکشن کیجیے۔ 2024 میں آیا تھا یہ اگرہاروں کا، اس کو ہم ابھی ایویلویٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکشن بھی۔ نیٹورک نہیں پکڑ۔ پرارمبک مدھیہ کالین بھارت میں اگرہار راجاؤں اور دھنی سرکشکوں دوارا دیے جانے والے بھومی انودان تھے، جو عام طور پر برہمنوں کو شکشا، دھارمک انوشٹھانوں اور ودوتا کو بڑھاوا دینے کے ادیش سے دیے جاتے تھے۔ ان انودانوں میں اکثر پورے گاؤں یا اپجاؤ بھومی کے وششٹ بھوکھنڈ شامل ہوتے تھے، اور ان کا ادیش برہمنوں کی سہایتا کرنا تھا جو ویدک شکشا، شکشن اور دھارمک انوشٹھانوں میں لگے ہوئے تھے۔ اگرہار برہمنوں کو دی جانے والی بھومی انودان تھی جو پرایہ کر مکت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ عام طور پر برہمنوں کے لیے دھارمک انوشٹھانوں، ادھین اور ادھیاپن میں سلگن ہونے کے لیے پراودھان بھی ہوتے تھے۔ سرکشن کا سروت وبھن چھیتروں کے شاسکوں جیسے پلو، چالوکیہ، راشٹرکوٹ چول نے برہمن سمدائے کو سمرتھن دینے کے لیے یہ انودان دیے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ دھارمک، ساماجک، بودھک مانکوں کو بنائے رکھیں گے۔ شکشا کے کیندر کئی اگرہار گرو کل پاٹھ شالاؤں اور مٹھوں، دھارمک اسکول یا مٹھ میں وکست ہوئے جہاں برہمن دھارمک شاستر، درشن اور وگیان پڑھاتے تھے۔ اگرہاروں نے شیکشک پرنالی کو بنائے رکھنے اور گیان کے پرسار کو سویدھا جنک بنانے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی، وشیش روپ سے دھرم شاستر، درشن، سنسکرت ساہتیہ اور وگیان کے چھیتر میں۔ شیکشک اور بودھک کیندر، شکشن کیندر اگرہار ایسے کیندروں کے روپ میں وکست ہوئے جہاں برہمن شکشک اور ودوان کے روپ میں نہ کیول ویدوں، اپنشدوں جیسے دھارمک گرنتھوں کو پڑھاتے تھے بلکہ کھگول وگیان، گنت، چکتسا، ویاکرن اور ترک جیسے دھرم نرپیکش وشیوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ ان بھومی انودانوں نے بودھک گتیودھیوں کے لیے انوکول واتاورن تیار کیا، کیونکہ وہاں رہنے والے برہمنوں کو سیدھے کرشی شرم میں سلگن ہوئے بنا ہی سوئم کو جیوت رکھنے کے لیے بھومی اور سنسادھن اپلبدھ کرائے گئے۔ اس سے انہیں شکشا اور بودھک گتیودھیوں پر پورا سمے دھیان کیندرت کرنے کا اوسر ملا۔ اداہرن کے لیے پلو راجونش کے ادھین تمل ناڈو کے کانچی میں استھت اگرہار ویاکرن، ترک شاستر اور انیہ وشیوں کی شکشا کے لیے پرسدھ تھا۔ پستکالیہ اور پانڈولپیاں، کئی اگرہاروں میں پانڈولپیاں اور پستکالیہ تھے جو چھاتروں اور ودوانوں کے لیے مولیہوان سنسادھن بن گئے۔ اس سے دھارمک گرنتھوں، ٹپنیوں اور درشن، کھگول وگیان، ویاکرن اور انیہ وگیانوں پر وبھن پرکار کے ساہتیہ کے سرکشن میں یوگدان ملا۔ اس سے ان کیندروں کو گیان کے بھنڈار کے روپ میں وکست ہونے کا اوسر ملا۔ اگرہاروں میں رہنے والے ودوان پراچین گرنتھوں پر بھاشیہ لکھنے لگے تھے۔ اداہرن کے لیے دکشن بھارت میں تمل ناڈو، کرناٹک میں اگرہار تمل کنڑ گرنتھوں پر بھاشیہ لکھنے کے کیندر بن گئے تتھا دھارمک اور دارشنک پروچنوں میں مہتوپورن یوگدان دیا۔ شکشا اور چھاتروتی کا سرکشن، شاہی سرکشن، راجاؤں اور انیہ اچ پدستھ سرکشکوں نے اپنے دھرم، دھارمک کرتویہ کے بھاگ کے روپ میں تتھا دھارمک پنیہ پراپتی کے لیے اگرہار دان دیا۔ برہمنوں کو سمرتھن کر کے شاسکوں نے ویدک شکشا کی نرنترتا سنشچت کی، جس سے برہمن وادی ساماجک ویوستھا مضبوط ہوئی اور راجا کے شاسن کی ویدتا کو بل ملا۔ سوتنتر ودوان ایوم شکشک اگرہاروں میں رہنے والے برہمن پرایہ ودوان ہوتے تھے جو استھانییہ سمدایوں اور پڑوسی چھیتروں کے چھاتروں کے لیے شکشک بن جاتے تھے۔ ودوانوں کے اس نیٹ ورک نے پارمپرک شکشا کی نرنترتا کے ساتھ ساتھ ادھین کے وبھن چھیتروں کی انتی میں بھی یوگدان دیا۔ اداہرن کے لیے چالوکیہ، راشٹرکوٹ اور پلو جیسے شاہی راجونشوں نے ودوتا کو بڑھاوا دینے کے لیے اگرہاروں کا سمرتھن کیا، جس کے کارن ان کے سبندھت چھیتروں میں سانسکرتک اور بودھک وکاس ہوا۔
वैदिक और शास्त्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, वैदिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। अग्रहार शिक्षा का प्राथमिक ध्यान वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर था। इस प्रशिक्षण ने वैदिक मंत्रोच्चार की मौखिक परंपरा को संरक्षित किया और संस्कृत व्याकरण, अनुष्ठान और दर्शन में शिक्षा प्रदान की। शास्त्रीय और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान, यद्यपि अग्रहार मुख्यतः धार्मिक प्रकृति के थे, फिर भी उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और व्याकरण जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को भी बढ़ावा दिया। अग्रहारों के ब्राह्मण विद्वान प्रायः इन विषयों में पारंगत होते थे, जिससे एक व्यापक शैक्षिक पाठ्यक्रम संभव हो पाया, जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ धर्मनिरपेक्ष ज्ञान भी शामिल था। भाषा और साहित्य विकास, संस्कृत छात्रवृत्ति, अग्रहारों ने संस्कृत के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस अवधि के दौरान अभिजात वर्ग और विद्वानों की भाषा थी। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देकर अग्रहारों ने अखिल भारतीय सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को बनाए रखने में भूमिका निभाई। क्षेत्रीय भाषाएं और साहित्य, संस्कृत के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अग्रहारों ने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास में योगदान दिया। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में अग्रहारों ने तमिल और कन्नड़ साहित्य के विकास में सहयोग दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन भाषाओं में धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना हुई, जिससे गैर संस्कृत भाषी आबादी के लिए भी शिक्षा सुलभ हो गई। सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण, सामुदायिक शिक्षण केंद्र, अग्रहार न केवल शैक्षणिक संस्थान थे बल्कि सामाजिक केंद्र भी थे, जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इससे साझा धार्मिक मूल्यों और शैक्षिक मूल्यों के इर्द गिर्द समुदाय के सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान मिला तथा क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। ज्ञान का प्रसार, अपने प्रभाव के माध्यम से अग्रहारों ने ज्ञान का प्रसार अपने निकटतम ब्राह्मण समुदाय से बाहर भी किया। अग्रहारों में प्रशिक्षित ब्राह्मण प्रायः यात्रा करते थे तथा विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक ग्रंथों और शैक्षिक प्रथाओं का प्रचार प्रसार करते थे। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ज्ञान की एक समान प्रणाली स्थापित करने में मदद देते थे। शिक्षा के लिए आर्थिक स्थिरता, विद्वानों के लिए आर्थिक सुरक्षा, अग्रहारों ने विद्वानों और छात्रों को भूमि और संसाधन देकर उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान की। इन भूमियों से प्राप्त राजस्व अक्सर कर मुक्त का उपयोग ब्राह्मण विद्वानों और संस्थाओं को सहायता देने के लिए किया जाता था, जिससे शिक्षा के लिए एक स्थिर आर्थिक मॉडल तैयार हुआ। आत्मनिर्भर समुदाय, कई अग्रहारों ने आत्मनिर्भर समुदायों के रूप में काम किया, जहाँ के निवासी कृषि उत्पादन और दान के माध्यम से अपना भरण पोषण करते थे। इस आर्थिक मॉडल ने यह सुनिश्चित किया कि शैक्षिक गतिविधियां बाहरी फंडिंग या राज्य के हस्तक्षेप पर निर्भरता के बिना स्वतंत्र रूप से जारी रह सके। अग्रहारों के उदाहरण, कांचीपुरम तमिलनाडु, शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाने वाला कांचीपुरम पल्लव राजाओं द्वारा समर्थित कई अग्रहारों की मेजबानी करता था। यह वैदिक अध्ययन, दर्शन और संस्कृत तथा तमिल साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध था। कांचीपुरम के विद्वानों का पूरे दक्षिण भारत में सम्मान किया जाता था, जिससे ज्ञान केंद्र के रूप में शहर की विरासत में योगदान मिला। तमिलनाडु में एन्नायिरम चोल काल के दौरान एन्नायिरम अग्रहारा में एक सुव्यवस्थित स्कूल था, जिसमें सैकड़ों छात्रों को व्याकरण और वेदों सहित विभिन्न विषय पढ़ाए जाते थे। एन्नायिराम अग्रहारा में 340 से अधिक छात्र और विभिन्न विषयों में विशेषता वाले 14 शिक्षक थे। कर्नाटक में तलगुंडा, कदंब राजवंश के अधीन वर्तमान कर्नाटक में स्थित तलगुंडा एक प्रमुख अग्रहार था, जो वैदिक अध्ययन, खगोल विज्ञान और व्याकरण में विशेषज्ञता वाले एक स्कूल को समर्थन देता था। सालोतगी, महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट काल में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित सालोतगी अग्रहारा अपने स्कूल के लिए जाना जाता था, जो धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ गणित और खगोल विज्ञान जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों का भी शिक्षा प्रदान करता था। अग्रहार प्रणाली की सीमाएं, यद्यपि अग्रहारों ने शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं थी। प्रतिबंधित पहुंच, यह व्यवस्था मुख्यतः ब्राह्मणों पर केंद्रित थी, जिससे निचली जातियों और महिलाओं की शिक्षा पर पहुंच सीमित हो गई थी। इस विशिष्टता का अर्थ था कि उत्पादित और प्रसारित ज्ञान अक्सर एक संकीर्ण सामाजिक वर्ग तक ही सीमित रहता था। तकनीक एवं व्यावहारिक शिक्षा का अभाव, अग्रहार शिक्षा अक्सर धार्मिक और सैद्धांतिक ज्ञान की ओर अधिक झुकी हुई थी। व्यावहारिक कौशल और तकनीकी शिक्षा पर सीमित जोर दिया जाता था, जो सीधे आर्थिक और तकनीकी प्रगति में योगदान दे सकती थी। क्षेत्रीय सीमाएं, अग्रहार कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित थे, जैसे दक्कन और दक्षिण भारत, और यद्यपि उन्होंने संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन उभरते राजनीतिक परिदृश्य
के कारण उत्तर भारत में उनकी उपस्थिति सीमित थी। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के अग्रहारों ने शिक्षा के प्रसार और संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से वैदिक शिक्षा, संस्कृत विद्वता और धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में। ब्राह्मण विद्वानों को भूमि और संसाधन प्रदान करके इन संस्थाओं ने ज्ञान के केंद्रों को बढ़ावा दिया और बौद्धिक विकास का समर्थन किया, जिसने उस अवधि के सांस्कृतिक और शैक्षिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि उनकी सीमित पहुंच और धार्मिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से उनका व्यापक सामाजिक प्रभाव सीमित हो गया। इन सीमाओं के बावजूद अग्रहार भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विशेषता बने हुए हैं। सिंध पर अरबों की विजय। अल-बरूनी। भारत में अरबों के आगमन का ऐतिहासिक महत्व विषय पर एक लघु निबंध लिखें। अरबों ने 712 से 14 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त करके भारत पर आक्रमण किया। इस अभियान का नेतृत्व मुहम्मद बिन कासिम ने किया था। सिंधु नदी के मुहाने के पास देबल में उतरा और मुल्तान तक आगे बढ़ा। स्थानीय शासक दाहिर को उखाड़ फेंकने के बाद अरब शासन की स्थापना हुई। भारत में अरबों के आगमन का ऐतिहासिक महत्व। राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक रूप से यह आगमन बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अरब शासन एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित था और केवल थोड़े समय तक ही जारी रहा, इसलिए इसने उत्तरी भारत की सामान्य राजनीतिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया। स्टेनली लेन पुल के अनुसार सिंध पर अरबों की विजय भारत और इस्लाम के इतिहास में केवल एक घटना थी, एक परिणामहीन विजय। वोल्सली हेग लिखते हैं, यह भारत के इतिहास में एकमात्र घटना थी और इसने उस विशाल देश के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित किया। मुहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद अरबों ने भारत में और अधिक घुसपैठ की। उनका शासन, जो केवल 1.5 शताब्दियों तक जारी रहा, केवल सिंध तक ही सीमित था। सिंध में अरब शासकों की कुछ प्रशासनिक नीतियों ने मध्यकालीन भारत के बाद के शासकों की नीतियों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, गैर मुसलमानों पर जजिया लगाना। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि कई भारतीय शासकों ने अरबों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। इससे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के लिए देश पर हमला करना आसान हो गया। भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखने का काम तुर्क मुसलमानों ने बहुत बाद में किया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार अरबों को भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारने के लिए नहीं बनाया गया था। राजनीतिक रूप से सिंध का मामला एक मृत अंत की ओर ले गया। भारतीय शक्तियों ने भी उन्हें सिंध से बाहर निकालने के लिए लगभग कुछ नहीं किया, इसलिए सिंध पर अरबों का आक्रमण को एक घटना के रूप में माना जाता है। आर्थिक प्रभाव। आर्थिक रूप से अरबों ने इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया। उन्होंने रेगिस्तानी खेती, ऊंट पालन, चमड़ा कमाना और विनिर्माण के तरीकों को बढ़ावा दिया। अरबों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया, नई मुद्रा शुरू की, शहरी जीवन और उससे संबंधित संस्थाओं को बढ़ावा दिया। अरबों ने अन्य इस्लामी क्षेत्रों के साथ संचार का रास्ता खोल दिया और इस प्रकार इस्लामी देशों के साथ सीधा व्यापार और कारोबार शुरू हो गया। अरबों ने उस क्षेत्र की फसल के अनुसार नगर नियोजन किया और उसी के अनुसार व्यापार स्थापित किया। इससे सिंध क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। व्यापार के लिए दूसरे क्षेत्रों से घोड़े और ऊंट मंगवाए गए, जो बाद में सिंध से दूसरे देशों में माल ले जाने का साधन बन गए। सामाजिक प्रभाव। सिंध में अरब शासन के कारण उस क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हुआ, जिससे जनसांख्यिकीय परिवर्तन आया। सिंध विजय ने मुसलमानों को भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूत प्रभुत्व प्रदान किया तथा दोनों धर्मों के बीच सहिष्णुता को दर्शाया। सांस्कृतिक प्रभाव। सिंध में अरब शासन के कारण दो भिन्न संस्कृतियों का मिश्रण हुआ और अरब संस्कृति हिंदू संस्कृति और सभ्यता में समृद्ध हुई। अरबों ने सिंधी भाषा का समृद्ध किया और इसकी लिपि विकसित की। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा और साहित्य में भी भारतीय प्रभाव का
کو آتمسات کیا۔ ان وشیوں پر کئی بھارتی گرنتھوں کا سنسکرت سے عربی میں انواد کیا گیا۔ ادھارن کے لیے سوریہ سدھانت، چرک سنہتا، سشروت سنہتا، پنچ تنتر آدی کا عربی میں انواد کیا گیا۔ بھلا منکا باجیگر جیسے کئی بھارتی ودوانوں کو بغداد آمنترت کیا گیا تھا۔ ایک بھارتی چکتسک دھنا نے بغداد میں مکھیہ چکتسا ادھیکاری کے روپ میں کاریہ کیا۔ اس کے علاوہ بغداد میں مسجدوں اور عمارتوں کے نرمان کے لیے بھارتی واستوکاروں کو آمنترت کیا گیا تھا۔ ایک مسہر نامک ایک عرب کھگول شاستری 10 برسوں تک کھگول وگیان کا ادھین کرنے کے لیے بنارس آئے تھے۔ سندھ صوفی واد کے پرسار میں بھی سہایک سدھ ہوا۔ سانسکرتک سمپرک راجنیتک نینترن سے ادھک استھائی ثابت ہوئے۔ عرب دوارا سندھ کو کھو دینے کے بعد بھی عباسید خلیفاؤں اور بعد میں پچھم بھارت کے پرتیہار جیسے شاسکوں دوارا سانسکرتک سمبندھ بنائے رکھے گئے۔ اس طرح کے سمپرکوں نے بعد کی اودھی میں ادھک اپیوگی بات چیت کا مارگ پرشست کیا۔ ادھارن کے لیے البرونی کا کاریہ، جس نے کتاب الہند لکھا، جسے نرنتر سانسکرتک بات چیت کا پرینام مانا جا سکتا ہے، یہ نشکرش نکالا جا سکتا ہے کہ عرب آگمن کا واستوک مہتو سانسکرتک چھیتر میں ہی تھا، جس نے انڈو اسلامک سنسکرتی کی نیو رکھی۔ بھارتی سماج کے بارے میں البرونی کے مولانکن میں دوشوں کا پریکشن کیجیے۔